चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय पर हम चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम भारत का संविधान पर चर्चा हो और संविधान की उद्देशिका की चर्चा न हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। इसलिए हमने ध्येय बनाया है कि सर्वप्रथम हम संविधान की उद्देशिका को अवश्य वाचन करेंगे। तो उद्देशिका इस प्रकार है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यह संविधान की उद्देशिका है और आगे की चर्चा करें इससे पहले एक आग्रह है कि हम, यदि आप चैनल पर नए हैं तो अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए पूरा देखें और इसके बाद आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वह भी जान सकें। अभी तो यह स्थिति है कि लोगों के पास संविधान नहीं है, तो संविधान में क्या लिखा हुआ है यह बताने का हमारा कर्तव्य बनता है। तो उन तक वीडियो अवश्य पहुंचाएं। और अब हम चर्चा करते हैं। तो हम मौलिक अधिकारों के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें जो पहला अधिकार है वो है समता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14, 15 और 16, 17, 18 अनुच्छेद तक चर्चा की गई है। तो इसको हम ध्यानपूर्वक सुनें और समझें। समता का अधिकार अर्थात समानता का अधिकार, इक्विटी, राइट ऑफ इक्विटी। इसका मतलब ये हुआ, ये अनुच्छेद 14 में संविधान में लिखा गया है कि विधि के समक्ष समता, यानी कानून के सामने हमारी जो समता है, बराबरी है, वह है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध, माने रोक है। नंबर 1 है राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। इसका दूसरा बिंदु है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। कहीं भी किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी, सबको समान रूप से सुविधा उपलब्ध होगी। इसका बिंदु क्रमांक 3 है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, रोक नहीं करेंगे। चौथा, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, किसी प्रकार से रोक नहीं होगी। बिंदु क्रमांक 5, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात
राज्य को नागरिकों के किसी सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए कानून द्वारा किसी विशेष प्रावधान को करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसा विशेष प्रावधान अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक और शैक्षणिक संस्थान के अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं, चाहे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या असहायता प्राप्त हो, उनके प्रवेश से संबंधित है। तो इस संबंध में पाद टिप्पणी में कहा गया है, संविधान 93वां संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 2 द्वारा अंतः स्थापित है, जो अधिसूचना संख्या SO 72 ई दिनांक 20 जनवरी 2006 द्वारा भारत का राजपत्र असा भाग 2 खंड 3 2 दिनांक 20 जनवरी 2006 में प्रकाशित है। इसे हम विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। बिंदु क्रमांक 6वां है, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को का खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और हाँ, खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहाँ नहीं रोकेगी। जहाँ तक ऐसे उपबंध है, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्देशित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित हैं, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग के कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्याधीन होगा। स्पष्टीकरण संबंध में स्पष्टीकरण कहा गया है, इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग यानी कमजोर वर्ग, निर्धन वर्ग वे होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित किए जाएं। 16वां बिंदु है, अनुच्छेद 16वां, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 1. राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। 2. राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। 3. इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। 4. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, अर्थात तो नहीं रोक सकेगी। इसमें 4 का खंड है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। राज्य के अधीन सेवाओं में
किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, अर्थात नहीं रोकेगी। 4 खा, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को जो अनुच्छेद 4 या 4 का में विहित आरक्षण उपबंध के अनुसार किसी वर्ष में की जाने वाली किसी भी नियुक्तियों के रिक्त पदों को अलग वर्ग के रूप में आगामी वर्ष में या आगामी वर्षों में नियुक्त किए जाने के लिए प्रतिबंधित नहीं करेगी तथा इस अलग वर्ग की रिक्तियां जिस वर्ष में भरी जाएंगी उस वर्ष में की जाने वाली कुल नियुक्तियों में से 50% नियुक्तियां आरक्षित स्थानों से करने के प्रतिबंध के अधीन नहीं होगी। 5. इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। 6. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियां और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग के पदों के अधिकतम 10% के अध्यधान आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 17. अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का समापन। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, रोक होगी, किसी भी रूप में छुआछूत का प्रयोग नहीं होगा। अस्पृश्यता यानी छुआछूत से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, कानून के अंतर्गत दंड मिलेगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, जो उपाधियां डिग्रियां होती हैं उनका 1. राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 2. भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 3. कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। 4. राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यह विशेष हिदायतें हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस बारे में आप अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हमें ये हमारे जो अधिकार हैं इनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इनकी जानकारियों के बिना हम कई बार धोखा खाते हैं, ठगे जाते हैं और अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। तो ये आज हमने समानता के अधिकार पर चर्चा की। इसको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें और दूसरों को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। इसी आग्रह के साथ हम अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आभार।